23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल में एक ऐसा पल आया जिसने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की तकदीर बदल के रख दी। सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह उनके साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ गैलोज यानी फांसी की तरफ बढ़े, पर उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक प्रोफाउंड रेडिएंट स्माइल थी। और ये कोई अचानक से दी गई एक्सप्रेशन नहीं थी, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी जिसे वो कहते थे प्रोपेगेंडा बाय डीड। उनका मकसद था सोती हुई देश को जगाना और ब्रिटिश राज की असली ब्रूटलिटी को दुनिया का सामने लाना। तो आखिर एक 23 साल के नौजवान ने इतना कुछ कैसे कर लिया? भगत सिंह सिर्फ एक जज्बाती नौजवान नहीं थे, बल्कि 23 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो एक सोफिस्टिकेटेड थ्योरिस्ट बन चुके थे। जलियांवाला बाग मैसेकर और लाला लाजपत राय की मौत ने उन्हें अंदर से झंझोर के रख दिया था, पर वो अच्छे से समझ चुके थे कि सिर्फ गुस्से से आज़ादी नहीं मिलने वाली। इसीलिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक रास्ता चुना। 1929 के सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग के बाद उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने जानबूझकर सरेंडर किया ताकि वो ब्रिटिश कोर्ट को अपने रिवोल्यूशनरी मैसेज के लिए एक मेगाफोन की तरह यूज कर सके, क्योंकि नॉर्मली मीडिया उन्हें टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा कह के रियलिटी को छुपाए हुए थे। हिस्टोरिकल एनालिसिस से पता चलता है कि उनका पूरा ट्रायल एक फार्सिकल स्पेक्टेकल था, जहां ब्रिटिशर्स ने पूरे लीगल नॉर्म्स को बाईपास कर दिया, जो कि असलियत में एक सोची समझी जुडिशियल मर्डर थी। इसे कुछ इस तरह समझ लो कि तुम्हारे अगेंस्ट कोई गलत आरोप लगे हैं और जज खुद तुम्हें मारना चाहता हो। भगत सिंह के साथ भी कुछ यही हुआ था, लेकिन भगत सिंह का हौसला तब भी नहीं टूटा था। उनके आखिरी दिनों में उन्होंने एक सोल्जर की तरह डिमांड किया कि उनको फांसी की जगह एक प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह गोली मारी जाए। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में कोई मुजरिम नहीं, बल्कि एक सोल्जर की तरह लड़ रहे हैं। भगत सिंह की स्माइल इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी क्योंकि उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग एस्थेटिक फ्रेमवर्क था। रिलीजियस मार्टर्स तो अक्सर जन्नत या मोक्ष की उम्मीद में मुस्कुराते हैं, पर भगत सिंह ने आफ्टर लाइफ की हर कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। अपने ऐसे व्हाई आई एम एन एथीस्ट में उन्होंने क्लियर लिखा कि मौत का मतलब है अटर एनाइलेशन, यानी मौत के बाद उनकी रूह पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और कुछ नहीं बचेगा। साइकोलॉजिकली भगत सिंह एक ऐसी स्टेट में पहुंच चुके थे जिसे हम आइडेंटिटी फ्यूजन कहते हैं, जहां उनकी अपनी जान और रिवोल्यूशन की कामयाबी एक ही चीज बन चुकी थी। उन्होंने अपने पर्सनल सेल्फ को पूरी तरीके से रिवोल्यूशन के साथ फ्यूज कर दिया था। बचपन से भगत सिंह ने देश को गुलामी और अंग्रेजों के अत्याचार के तले दबे हुए देखा था। इस तरीके का लाइफ ने उनके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इतना मजबूत कर दिया था कि उन्होंने मौत का डर, जिसे दिमाग का एमिगडाला रेस्पॉन्स भी कहते हैं, उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। ये कंडीशनिंग इतनी सॉलिड थी कि मौत को वो एक बायोलॉजिकल लॉस की तरह नहीं, बल्कि एक सैक्रेड वैल्यू की पूर्ति की तरह देख रहे थे। आई विटनेस अकाउंट्स कंफर्म करते हैं कि फांसी से पहले भगत सिंह का साइकोलॉजिकल डोमिनेंस रत्ती भर भी खत्म नहीं हुआ था। जब उनके लॉयर प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा सिंह अपने सेल में एक केज्ड लायन की तरह टहल रहे हैं, पर उन्हें देखते ही एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ वेलकम किया। भगत सिंह उस वक्त इतने काम थे कि उन्होंने मेहता से लेनिन की बायोग्राफी मांगी, और जब उन्हें जेल अथॉरिटीज लेने आई तो उन्होंने बड़े आराम से पूछा, वोंट यू अलाउ मी टू फिनिश वन चैप्टर। हैंगिंग साइट पर मौजूद ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट ए लिन रॉबर्ट्स ने देखा कि सिंह ने न सिर्फ एग्जीक्यूशन मास्क पहनने से साफ मना कर दिया, बल्कि उसे मैजिस्ट्रेट की तरफ सीधा फेंक दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मैजिस्ट्रेट की तरफ देखा और कहा कि अब दुनिया देखेगी कि कैसे इंडियन रेवोल्यूशनरीज ब्रेवली डेथ को किस करते हैं। ये डोमिनेंस इतना ज्यादा था कि वहां मौजूद मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एस बलजीत सिंह खुद घबरा गए और कांपने लगे। भगत सिंह ने उनके हालत देख के उल्टा उन्हें ही तसल्ली दी और कहा कि एग्जीक्यूशन इज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर डीड्स, और वो इस मौत से बिल्कुल खुश और सेल्फ सेटिस्फाइड थे। हमने अक्सर मूवीज में देखा है कि वो रंग दे बसंती चोला गाते हुए फांसी में गए, पर हिस्ट्री की हकीकत इससे कई ज्यादा बोल्ड था। असल में उनके एग्जीक्यूशन के वक्त वहाँ कोई गाना नहीं, बल्कि स्लोगन्स की गूंज थी। पूरी जेल इंकलाब जिंदाबाद और डाउन विथ इंपीरियलिज्म के नारों से गरज उठी थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स ऐसे डरे हुए थे कि उन्होंने फांसी का वक्त 11 घंटे पहले कर दिया और रात के अंधेरे में सीक्रेटली उनकी बॉडीज को सुतलेज नदी के पास जला दिया। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर एक 23 साल के लड़के की सिंबॉलिक स्ट्रेंथ से इतना ज्यादा डरी हुई थी कि उन्हें शहीदों की लाशों के साथ भी रात के अंधेरे में बदसलूकी करनी पड़ी। आज के वक्त में एक 23 साल का लड़का ऐसा सोच भी सकता है कि नहीं, कहना मुश्किल है। हंसते हुए मौत को गले लगाकर उन्होंने ब्रिटिश राज की मोरल अथॉरिटी को छीन ली और पूरी दुनिया के सामने ब्रिटिश एम्पायर को हिपोक्रेसी और कावर्डिस की असली रूप दिखाने में मजबूर कर दिया। उनका मैसेज हर हिंदुस्तानी के लिए बिल्कुल साफ था, जब एक देश आजादी के लिए मौत का डर छोड़ देता है तो बड़े से बड़े एम्पायर का गिरना तय है। आज 23 मार्च को उन्हें याद करें, उन्हीं के इन बेखौफ वर्ड्स के साथ। दिस सेल्फ इज बट ए फिस्टफुल ऑफ डस्ट, वेदर इट लीव्स और पेरिशेस, द ब्रीज विल स्प्रेड द एसेंस ऑफ माई थॉट्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।